ओके। हाँ जी, सभी को नमस्ते, राम राम। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर पे, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, आज वो करेंगे और उसके बाद जो 3 वीडियो में पढ़ा है उसका एक फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था कि आप 1 या 2 मैगजीन ले आएँ और उनका रिवीजन स्टार्ट कर दें। बहुत सारी मैगजीन मत पढ़ें, कोई मतलब नहीं है, एक मैगजीन पढ़ें और साथ में ये वीडियो सुन लें, इंटरनेशनल करंट अफेयर का मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा। 2 मैगजीन मेरी नज़र में आई थी, एक तो मूमल है, मूमल का जो इंटरनेशनल पार्ट है वो काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है और एक जगह इकट्ठा लिखा हुआ है। दूसरा एक नाथ पब्लिकेशन की थी, उसमें इंडिया और वर्ल्ड को एक साथ लिखा गया है, ठीक है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें भी 1-2 जगह इंटरनेशनल करंट अफेयर को इकट्ठा करके लिखा गया है, आप दोनों का सहारा ले सकते हो। आप ये बातें सुन लीजिए, साथ में उनको पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर का कहीं पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रिवीजन जो पिछले वाले वीडियो का था वो हम बाद में करेंगे, पहले जो बचे हुए टॉपिक है हम उनको कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे छोड़ा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर भी दी हुई है। दूसरी बात ये है कि हमारी रैंकिंग दिनों दिन लगातार नीचे गिरती जा रही है और इसमें अच्छे तरीके से कहा गया है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो एलिट लोग हैं उन्होंने भारत की प्रेस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, और इस पर सोशल मीडिया में चर्चा होती रहती है। लेकिन हमें ज़रूरी चीज़ें यह याद रखनी है कि हमारी रैंक 161वीं है, लगातार गिर रही है और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेरेनिस मिस्र में लाल सागर के समीप एक बंदरगाह है जहाँ से मतलब महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है, और लाल सागर जो मिस्र के नॉर्थ साइड के अंदर है ना, वहाँ से मिली है। और मैंने आपको बताया था कि बाबर अल मंदेब और ये जो हॉर्मुज की जल संधि है, इन सबको आप उस जगह पे याद रखना, काम आएगी आपके। आगे चलते हैं, तो याद रखना है बेरेनिस ये उस मिस्र के उत्तरी साइड में, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई है। पहली तो ये इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया मॉरिशस के अंदर। कहाँ पे किया? मॉरिशस के अंदर। और रूस ने चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी, इसके लिए गीगा चैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैट जीपीटी इन दिनों चर्चा में रहती है और उसके विरोध में प्रतिस्पर्धात्मक के तौर पर गीगा चैट को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया है? गीगा चैट को लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। गीगा चैट किसने किया है? रूस ने किया है, क्योंकि रूस हमेशा ये चाहता है कि जो आपकी ये पश्चिम की संस्थाएं हैं, पश्चिम के जितने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, इनके पैरेलल कुछ चीज़ खड़ी होनी चाहिए। तो चैट जीपीटी के कंपटीशन में इन्होंने गीगा चैट को लॉन्च किया है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, उस गलियारे को अब अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर बात है ना, वो चीन और पाकिस्तान के बीच में उसकी सहमति होगी। और भारत अक्सर चीन पाकिस्तान के इस गलियारे पर आपत्ति जाहिर करता है, क्योंकि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको भारत अपना क्षेत्र बताता है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और वहाँ पे चीन इस गलियारे का बहुत बड़ा हिस्सा निकलता है। तो याद रखना गीगा चैट किसका है? रूस का है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, एक संस्थान है इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसने जारी किया है और बोलते हैं भारत का स्थान 126वां है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ध्यान रखना कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? पीस से नाम ही मिलता है, इकोनॉमिक्स एंड पीस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिक एंड पीस से संबंधित मामलों को देखता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और ये मैंने आपको जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसी ऐसी रिपोर्ट जारी करता है। तब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और कितने नंबर पर है? 127वें नंबर पर। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल जेंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? एक तो करता है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट,
ठीक है। अब ये ऊपर वाला याद ना रहे तो नीचे वाला जरूर याद कर लेना, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। फ्यूचर में जॉब क्या रहेगी, फ्यूचर जॉब रिपोर्ट भी जारी करता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रिपोर्ट है ये, फ्यूचर जॉब रिपोर्ट, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट कौन सी जारी करता है, एक हमने पढ़ी थी ग्लोबल रिस्क, और मैंने बताया था आपको कि ये रिस्क अगले साल रहने वाली है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसकी वो रिपोर्ट से आप ध्यान रखोगे। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ लिया था, दावोस में इसका सम्मेलन होता रहता है हर साल, और ये ग्लोबल जेंडर गैप पे रिपोर्ट जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन पे रिपोर्ट जारी करता है, फ्यूचर जॉब पे जारी करता है। एनर्जी पे एक रिपोर्ट और आती है, एनर्जी आउटलुक, वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करती है। अभी हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, जिसने कहा है कि दुनिया की आधी लाइट है ना वो 2025 तक एशिया खपत करेगा, वो एक जारी करता है एनर्जी आउटलुक नाम से, एनर्जी आउटलुक नाम से, एनर्जी आउटलुक नाम से। अब ये आउटलुक है ना कई रिपोर्ट में आता है, जैसे एक आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वो IMF जारी करता है, एक आता है ये आपका एनर्जी आउटलुक आ गया, और एक आता है एनवायरमेंटल आउटलुक जो जारी करता है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये 3 आउटलुक की रिपोर्ट है जिसमें आउटलुक आता है, एनर्जी आउटलुक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF, और ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक यूनेप जारी करता है। सारी रिपोर्ट के बारे में, इंडेक्स के बारे में हम इस क्लास के लास्ट में बात करेंगे। मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप आ गई, और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर हम किसी समाज का ये चाहें कि विकास देखना चाहें तो हम देखेंगे कि पुरुष और महिला के बीच में अंतर कितना है, तो जो जेंडर गैप कितना बड़ा हुआ है उसके अध्ययन करने के लिए ये इस रिपोर्ट का सारा बहुत बार लिया जाता है। तो याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट जारी करता है, 2 या 3 बार ये सिविल सर्विस में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और चीन के बीच में समझौता हो गया परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए, ये चश्मा नाम है इसका, ठीक है। अमेरिका है वो यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया है। मैंने आपको बताया था कि 2 बार ऐसा हुआ था कि US से वो यूनेस्को को छोड़ के चला गया, एक 80 के दशक में हुआ था, एक अब हुआ है। हुआ ये था कि 2016 या 17 के आसपास फिलिस्तीन को शामिल कर लिया गया था, तो USA ने इसका विरोध किया था और USA ने फिर यूनेस्को को छोड़ दिया था। अब यूनेस्को में वापस शामिल हो रहा है। पहले यूनेस्को ने फंडिंग बंद की थी यूनेस्को की, USA ने, फिर USA ने यूनेस्को को छोड़ दिया था, अब यूनेस्को में क्या हो गया, वापस शामिल हो गया। ये लिखा हुआ है ना, 1984 में बाहर होकर 2003 में पुनः शामिल हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर। एक बार फिर से अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक घोषणा को अपनाया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अब जो नई नई टेक्नोलॉजी है ना, उस समय आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी संरक्षण कैसे करना चाहिए, सहयोग कैसे रखे। कुल मिला के बात यह है कि याद रखना, अटलांटिक घोषणा किसकी हुई है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुई है। और मैंने आपको एक घोषणा और बताई थी, वाशिंगटन घोषणा। क्या बताई थी, वाशिंगटन घोषणा। वाशिंगटन घोषणा किससे संबंधित थी, वाशिंगटन घोषणा किससे संबंधित थी, वाशिंगटन घोषणा किससे संबंधित थी, USA एंड साउथ कोरिया, USA एंड साउथ कोरिया, कि हम उत्तर कोरिया जब हमला करेगा ना तो आपको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो वाशिंगटन घोषणा थी। और मैंने उसके साथ साथ आपको एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बताया था, THAAD, थर्मल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम, जो USA का है, जिसने साउथ कोरिया को प्रदान कर रखी है। तो याद रखना, अटलांटिक घोषणा किसके बीच में है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। किसके बीच में, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया यात्रा पे गई थी, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का USA और मिस्र दौरा हुआ था। इसके अंदर बहुत 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ICET की शुरुआत। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग की वीडियो में हमने पढ़ा था, किस पे था ये, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। किसके बीच में, ये भारत और USA के बीच में इसकी शुरुआत हो चुकी है।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है MQ-9B रिपर, एक प्रीडेटर ड्रोन है ना, उसके ऊपर समझौता हो गया है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसके ऊपर अभी आज या कल में खबर देखने वाले हो। ये MQ-9B रिपर जो ड्रोन है ना, इसके ऊपर आप खबर देखोगे कि भारत, क्योंकि जो बाइडेन भारत आ रहे हैं और भारत आने के बाद क्या ये प्रीडेटर ड्रोन भारत खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसके ऊपर खबर आने वाली है। तो याद रखना कि जब यूएस से गए थे मोदी जी, और मोदी जी पहले वो भारतीय नेता है जिन्होंने संयुक्त सदन को 2 बार यूएसए में संबोधित किया है। तो ध्यान रखना, ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और प्रीडेटर ड्रोन खरीद समझौता हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें मोदी जी ने कहा हम ऐसे ऐसे चीजें कर सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और दूसरा है MQ-9 रिपर प्रीडेटर ड्रोन। मिस्र में गए, और क्या हुआ, जब फतेह अल सीसी भारत आए थे 26 जनवरी के टाइम पे, तब भारत इकाई की स्थापना हुई थी मिस्र में। उस इकाई की मीटिंग में इन्होंने, मोदी जी ने क्या लिया था भाग। कब स्थापित हुई थी, जब फतेह अल सीसी भारत आए थे। प्रधानमंत्री यहाँ की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद में गए, अल हकीम मस्जिद में गए थे। ठीक है, पूछा जा सकता है अल हकीम मस्जिद कहाँ पे है, अल हकीम मस्जिद कहाँ पे है, अल हकीम मस्जिद कहाँ पे है, मिस्र में है, और मोदी जी यहाँ पे गए थे, इसमें गए थे, अल हकीम मस्जिद में गए थे। कहाँ पे गए थे, अल हकीम मस्जिद में गए थे, भारत इकाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ मोदी जी यूनान की भी यात्रा पर गए थे, और यूनान की यात्रा पर इससे पहले शायद 1983 में इंदिरा गांधी जी गई थी। उसके बाद जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और यूनान के साथ हमारे समझौते ये था कि 2 या 3 पोर्ट है, उनके साथ उनको भारत यूज करना चाहता है। सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से वो बहुत उपयोगी है। और यूनान क्या है ना कि उस वहाँ की जो सामरिक जुगलबंदी है वहाँ पे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर हो सकता है। तो यूनान की यात्रा पर भी मोदी जी गए थे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पूरा नाम होता है उसका, लेकिन आप इतना याद रखना, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच कौन कौन से जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप जारी करता है। ठीक है, ये एनर्जी इंडेक्स जारी करता है, फ्यूचर जॉब क्या करता है, जारी करता है, फ्यूचर जॉब जारी करता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो औरंगजेब लेन का नाम क्या कर दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। जो बाइडेन को फेबर टू फेवर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद का प्रथम संस्करण की प्रति भेंट की थी। किसने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने की थी। प्रधानमंत्री की फ्रांस और UAE यात्रा, इसकी फ्रांस की मैं यात्रा की बात कर सकता, मैंने कर ली थी, और UAE यात्रा की भी मैंने बात कर ली थी। वापिस रिविजन कर लेते हैं। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के, मैंने कहा था ये याद रखना है, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो है, जर्मनी के ओल्फ सोल्ज है, ब्रिटेन के ऋषि सुनक है, और मिलोनी है वो कहाँ के हैं, इटली के। ये चारों नाम जरूर याद रखना, क्योंकि यूरोप के ये 4 देश अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो उनके जो शासनाध्यक्ष है उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, और वहाँ पे बास्टिल डे परेड हुई थी, उस परेड के अंदर मोदी जी ने भाग लिया था। मोदी जी ने क्या क्या चीज़ें गिफ्ट की थी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये अवार्ड फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, और किसको दिया गया था, मोदी जी को दिया गया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अब क्या है, ऐसे ऐसे अवार्ड बहुत सारे मोदी जी को दिए गए। पपुआ न्यू गिनी गए थे, तब भी एक अवार्ड दिया गया था। एक शायद फिजी ने दिया था, उसी वहाँ पे जो प्रशांत महासागर में जो छोटे द्वीप है ना वहाँ पे। एक ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र ने दिया था, एक यूनान ने दिया था। तो ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हो जाते हैं, उनको एक साथ याद करना तो मुश्किल होता है। तो मैंने कहा एक याद रखना, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल मतलब मिस्र की जो नील नदी है ना उसके नाम पे है। तो ये तो बहुत आसान सा है कि याद हो गया। दूसरा याद कर लेना, लीजन, लीजन किसका, फ्रांस का। लीजन किसका है, फ्रांस का है। बहुत सारे वर्ड है वो आपको याद नहीं रहेंगे, एक दो याद कर लेना, क्योंकि वो बार बार सामने आते तो दिमाग में ये रहता है ये याद करने हैं या नहीं करने। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल एक तो याद कर लो, ताकि कोई फैक्ट इधर उधर कट करना हो तो आसानी से याद रह जाए। और ऑर्डर ऑफ द ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, तो लीजन कहाँ का है, फ्रांस का। ऐसे करके याद कर लेना इसको। क्या क्या समझौते हुए, स्कॉर्पियन पनडुब्बी हुआ, इंडियन ऑयल हुआ, कोई मतलब टोटल कंपनी है, ठीक है, उसके बीच में फ्रांस की टोटल कंपनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी इसलिए क्योंकि ये
एनर्जी के ऊपर काम करती है और अडानी कंपनी के अंदर भी इसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, भारतीय यूपीआई को फ्रांस में लॉन्च कर दिया। आजकल जहाँ भी जाते हैं मोदी जी वहाँ पे यूपीआई को लॉन्च कर देते हैं। अबू धाबी पहुँचे और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5वीं यात्रा थी इनकी 2014 से अब तक। ठीक है, और अबू धाबी के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है ना, उसका पहला इंटरनेशनल सेंटर खोल दिया है, ये मैंने बताया था। और इसके अंदर चीन है ना, वो पहला बड़ा शेयर होल्डर है। दूसरा कौन है? भारत है। हालांकि ये इनिशिएटिव चीन का शुरू किया हुआ था, लेकिन भारत भी इसमें बड़ा पार्टनर है और अबू धाबी में इसका पहला इंटरनेशनल सेंटर खोल दिया गया है। श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे यहाँ पे आए थे। ठीक है, अमेरिका ने भारत को 105वीं 5 कलाकृति पुराने जो कोई धार्मिक विषय से संबंधित या सांस्कृतिक विषय से संबंधित जो चीज़ें थी उनको भारत को सौंप दिया है। ठीक है, एज फार एज ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा याद रखो, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्लाइड में देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि आसियान के अंदर अब जो शामिल देश हैं उनमें तिमोर लिस्ते शामिल हो गया है, इसीलिए टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11। 5 तो वही है जो भारत के एकदम पूर्वी साइड के अंदर है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। फिर नीचे 2 देश है, इंडोनेशिया और मलेशिया। एक और देश है उनके बीच में, सिंगापुर। 8 देश हो गए, एक ब्रूनेई हो गया, एक फिलीपींस हो गया, और फिर आ गया तिमोर लिस्ते। 31वां नाटो में शामिल देश कौन सा है? फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड है। और एससीओ के अंदर 9वां शामिल देश कौन सा है? ईरान है। ब्रिक्स के अंदर शामिल 6 देश कौन कौन से है? अर्जेंटीना है और मिस्र है, इथोपिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है और ईरान है। ईरान 2 जगह शामिल हुआ है, ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है और किस में शामिल हुआ है? आपके ब्रिक्स के अलावा किस में शामिल हुआ है? ईरान किस में शामिल हुआ है ब्रिक्स के अलावा? एससीओ के अंदर। कहाँ पे शामिल हुआ है? एससीओ के अंदर शामिल हुआ है। मिस्र है वो ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है और ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, उसमें भी शामिल हुआ है। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के बीच में। ठीक है, बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में भारत का नाम क्या कर दिया गया? पृथक। ये भारत के लिए अच्छी बात है कि बच्चों का ये जो आर्म्ड रिबेलियन होते हैं उन पर क्या असर होता है उसके नाम पे रिपोर्ट आती है। तो पहले भारत के लिए ये रिपोर्ट नेगेटिव दिखाती थी, अब इस रिपोर्ट से भारत का नाम बाहर निकाल लिया गया, ये अच्छी खबर है। मिकांग गंगा सहयोग व्यापारिक परिषद, मिकांग नदी है जो इन 5 देशों के बीच में बहती है, ये जो अपने म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है ना वहाँ पे। ठीक है, उस इलाके में बहती है। मुझे पूरा पता नहीं है किन किन देशों में बहती है, लेकिन इन्हीं देशों में कोई 2 या 3 देशों में बहती है। ठीक है, आप ज्योग्राफी में पढ़ लेना। इनके नाम पे ये सहयोग संगठन बना हुआ है। तो इसके अंदर देखो भारत है और वही देश है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, भारत है। तो 5 देश तो वो हो गए, एक भारत हो गया, 6 देश शामिल है। ठीक है, इसके ऊपर बात होती रहती है। अब एक क्या है कि मोरह से लेकर म्यांमार और थाईलैंड में होते हुए ये एक भारत और थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड और म्यांमार ये जो देश है ना, इनके बीच में एक रोड बन रही है। वो यहाँ से शुरू होगी, मणिपुर के मोरह से शुरू होगी, उसके ऊपर काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि 2027 तक ये बना दी जाएगी। तो ये बना दी जाएगी तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मिकांग गंगा सहयोग परिषद। ठीक है, तो 5 देश तो वो हो गए, कौन कौन से हो गए? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5 देश हो गए, एक भारत हो गया, 6 देश मिलके ये बनाते हैं। ताइपे, ताइवान है ना, ताइवान के पता है, ताइवान और चीन के रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? खराब है। चलने दो। ताइवान और चीन के रिश्ते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा क्या है? खराब रहते हैं। और चीन ये कभी नहीं चाहता कि ताइवान अपने रिश्ते दूसरे देशों के साथ मधुर करे, लेकिन ताइवान हो सकता है कि आने वाले वर्षों में चीन शायद ताइवान के खिलाफ हमला बोल दे या युद्ध कर दे और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें वापस अशांति पैदा हो जाए। ताइवान कोशिश कर रहा है कि हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे मधुर हो, तो इसीलिए उसने क्या किया है कि मुंबई में नया आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये साथियों हमने लगभग इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो पढ़ लिया है। मैंने कहा आप 1-2 मैगजीन का सहारा ले लेना, बाकी सब चीज़ों को पढ़ लेना। अब मैं आपको एक फटाफट क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इन सब चीज़ों का, जो हम स्टार्टिंग से कल
लेके चले थे। ठीक है, हाँ। ऑपरेशन दोस्त किस किस के बीच में चला था? ऑपरेशन दोस्त किस किस के बीच में चला था आपको पता ही है। तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने सहायता पहुंचाई थी, इसका नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की का नया नाम क्या पड़ गया है? तुर्की ए पड़ गया है। ठीक है, रिसेप तैयब अर्दोगान यहाँ के राष्ट्रपति है, दोबारा चुनाव जीत गए, मैंने आपको बता दिया। तुर्की की स्थिति यूरोप और एशिया के बीच में, सी ऑफ मार्मरा है, बास्पोरस जल संधि आती है, ऊपर आपका ब्लैक सी आता है और नीचे भूमध्य सागर आता है। डेडनी जल संधि से सी ऑफ मार्मरा है, भूमध्य सागर जुड़ता है। तो दो जल संधि है, डेडनीज और आपका ये बास्पोरस जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ ऑपरेशन के और अभियान थे, जैसे वंदे भारत मिशन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु है, ये कोरोना में भारतीयों को लाने के लिए चलाए गए थे। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ये अभियान है चलाया गया था। ठीक है, एक अभियान और था, ऑपरेशन कावेरी नाम से कुछ था, मुझे पूरा कंफर्म नहीं हो रहा है। सर एक सर्च करना ऑपरेशन कावेरी नाम से, अभी बता रहा हूँ ऑपरेशन कावेरी नाम से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सिंगापुर को मिला है, लेकिन एशिया का अच्छा जो एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, भारत को मिला है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस 17 फरवरी को मनाया जा रहा है सबसे पहले। इसके अलावा यूएनओ ने 30 मार्च को शून्य कचरा दिवस बनाया। मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 घोषित हुआ है। भारत और जापान के बीच में 2023 को पर्यटन ईयर मनाया जा रहा है। हिमालय को माउंट फूजी से जोड़ना, कनेक्टिंग टू हिमालय टू माउंट फूजी। ठीक है, उनको जोड़ने का जो ईयर है 2023 है, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, भारत और जापान के बीच में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है, 17 फरवरी को मनाया जा रहा है। याद रखना 30 मार्च को शून्य कचरा मनाया जा रहा है, 15 मार्च को इस्लामिक फोबिया के खिलाफ दिवस मनाया जा रहा है, सूडान। ठीक है, हाँ, ऑपरेशन कावेरी जो है ना, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी सूडान के अंदर क्राइसिस हुआ था, वहां से अपने जो भारतीयों को बाहर निकाला गया था उसको बोला गया था ऑपरेशन कावेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था कि सूडान के अंदर भारतीय शांति सैनिक महिलाओं की अभय क्षेत्र के अंदर तैनात है, और एक मोहन सुब्रमण्यम है जिनको उनका कमांडर नियुक्त किया गया, वो हमने स्लाइड में पढ़ा भी था। तो याद रखना सूडान चर्चा में रहता है। सूडान में दो संगठन है, एक तो वहां का पैरामिलिट्री फोर्स है और एक वहां की सेना है, उनके बीच में तनाव चल रहा है। और साथ में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैगनार ग्रुप। वैगनार ग्रुप ये रूस का ग्रुप है, ये अफ्रीका में अपनी इलीगल एक्टिविटी के द्वारा वहां के खनिजों का दोहन करता है और वहां की राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वैगनार ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। वैगनार ग्रुप किसका है? रूस का है। ठीक है, रूस का है। और अभी अभी इसका एक जो हेड था उसने कुछ पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, पुतिन साहब ने उनको लटका दिया था, और क्योंकि पुतिन साहब विरोध प्रदर्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो याद रखना वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस 17 फरवरी, 30 मार्च को शून्य कचरा दिवस, 15 मार्च को इस्लामी फोबिया के खिलाफ दिवस, 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। 2023 को भारत और जापान ने अपने हिसाब से पर्यटन वर्ष घोषित किया है, माउंट फूजी को हिमालय से जोड़ने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मैप था, याद रखना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बीच में ये नॉर्वे सागर है, ये नॉर्थ सी है, ये बोथनिया की खाड़ी है, ये बाल्टिक सी है। ठीक है, आगे चलो। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहाँ से शुरू होता है? सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर अपने भारत के बंबई तक आता है। ठीक है, इसके दो मार्ग थे, एक सेंट्रल मार्ग था, एक ईस्टर्न मार्ग है, एक वेस्टर्न मार्ग है, मैंने तीनों आपको बता दिए थे। और अजरबैजान के एक शहर और ईरान के एक शहर के बीच में रेलवे लाइन का भी समझौता हुआ है, अस्तर नाम था उसका। न्यू स्टार्ट संधि, स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि यूएसए और
अमेरिका यूएसए और रूस के बीच में थी हथियारों को कम करने के लिए, इससे रूस है वो बाहर हो गया। इससे पहले जो संधि होती थी वो होती थी स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक थी। पहले साल्ट थी, उसके बाद क्या थी, स्टार्ट थी। तो ये तो सिर्फ टॉक थी, ये क्या थी, ट्रीटी थी। और स्टार्ट हुई, फिर न्यू स्टार्ट हुई, लेकिन अब ये जो यूक्रेन वाला पंगा चला उसके बाद है ना रूस इससे क्या चला गया है बाहर। सिंगापुर के पे नाउ के साथ हमारा समझौता गया। अब हम सिंगापुर जाके भी अपने फोन पे से पैसे के रिचार्ज कर सकते हैं, हमने बता दिया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 का बनाया हुआ है। ये अवैध जो गतिविधियां होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती है, मनी लॉन्ड्रिंग पर एक्टिविटी रखते हैं। रूस को निलंबित कर दिया गया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर रख दिया गया। कई दिनों तक पाकिस्तान पे मॉनिटरिंग चल रही थी, उसको ग्रे लिस्ट में रखा था, लेकिन अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन COP21 में भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। अब बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, गुरुग्राम में, ये हमने पढ़ लिया था। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, ठीक है, सूडान में चलाया है, अबई क्षेत्र में हमने बात कर ली। और यहाँ से लाने वाले लोगों के लिए कौन सा अभियान चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। केविन मैकार्थी है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, हमने पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। लुइस इनसिबो लुला दा सिल्वा कहाँ के आदमी है, फ्रांस के नए राष्ट्रपति है। मैंने कहा था आप ऐसे याद रखना, जैसे ओल्फ सोल्ज है, कहाँ के है, जर्मनी के चांसलर है। ऋषि सुनक तो आपने सुना ही होगा, एशियाई मूल के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। फूमियो किशिदा कहाँ के है, जापान के, कहाँ के है, जापान के। और जापान वालों को तो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्वाड में शामिल हो चुके हैं। क्वाड कब बना था, 2017 में। इसकी बात 2007 में शिंजो ओबे, दिवंगित जापान के राष्ट्रपति थे, इन्होंने की थी। और अब क्वाड 2017 में बना था। क्वाड के तीसरी सबमिट में मोदी जी अभी वहां पे जापान जाके आए थे। उसी के साथ वहां पे मोदी जी ने G7 की मीटिंग में भी क्या लिया था, भाग लिया था। हम बात करने वाले हैं। और फिर वो वहां से जाके वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और फिपिक में उन्होंने भाग लिया था। फिपिक जो फोरम ऑफ जो ये है इंडियो जो पैसिफिक ओशियन के अंदर जो छोटे आइलैंड कंट्री है ना, उनके लिए वो बना हुआ है। फिपिक 2014 में फिपिक बना था, उसकी तीसरी मीटिंग के अंदर मोदी जी गए थे। और फिजी ने मोदी जी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया था। क्रोएशिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नया देश बन गया 20वां। और फिनलैंड 31वां देश बन गया है जो नाटो में शामिल हुआ है, नाटो में। ठीक है, आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ 28वां होगा, कहाँ होगा, 28वां दुबई में होगा। 27वां का हुआ मिस्र के शर्म अल शेख में। मैंने कहा COP 28 और CMP 18 एक ही बात है, ठीक है। अब क्या है कि एक जलवायु परिवर्तन पे इंडेक्स है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वॉच जारी करता है। इसको कौन जारी करता है, जर्मन वॉच जारी करता है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, लिविंग प्लेनेट एक रिपोर्ट आती है, लिविंग प्लेनेट, वो जारी करता है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, याद रखना WWF, लिविंग प्लेनेट, लिविंग प्लेनेट। और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनेप जारी करता है। कौन जारी करता है, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप जारी करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। और लिविंग प्लेनेट कौन जारी करता है, WWF। और ये जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करता है, कौन करता है, जर्मन वॉच। कौन जारी करता है, जर्मन वॉच। कौन जारी करता है, जर्मन वॉच। क्रिस हॉपकिंस न्यूजीलैंड के नए होप है। ग्लोबल फायरवाई रिपोर्ट में भारत को चौथी सबसे शक्तिशाली देश बनाया गया है, ठीक है। ऐसी चारणीय नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त हुए। एक आदमी अनिल है, अनिल मेनन नाम है उनका, जो क्या हुआ है, नासा के भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। याद रखना ये ऐसे नाम आते हैं, जैसे अजय बंगा है, वर्ल्ड बैंक में नियुक्त हुए हैं। ऐसी चारणीय यहाँ पे नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त हुए हैं। और जो अनिल मेनन है वो भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नासा में चयनित हुए हैं। एशिया की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली थी। और भारत प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन है ना, वो चला सकता है सोनीपत जिंद ट्रैक के ऊपर, ठीक है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मतलब बायोडाइवर्सिटी पर, इसको बोलते हैं CBD, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये COP 15 थी, कहाँ पे हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनेप जारी करता है। मैंने बताया था आउटलुक के नाम पे कई रिपोर्ट जारी होते हैं, जैसे एनर्जी आउटलुक
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है, और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनेप जारी करता है। तो ये 3 आउटलुक होगी, याद रखना। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट WWF जारी करता है। मैंने ये बात बहुत बार बता दी, दोबारा सुन लो। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट WWF जारी करता है, और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनेप जारी करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? यूनेप जारी करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनेप जारी करता है। एनर्जी आउटलुक कौन जारी करता है? इंटरनेशनल एनर्जी जारी करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक ग्लासगो में बना है, बता दिया मैंने आपको, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर है ना, मूमल के अंदर 2 या 3 पेज दिए हुए, आप उन पे जरूर एक बार नजर डाल लेना, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है, मेरा मन ऐसा करता है। मूमल ने अच्छा वो बना रखा है। हमने ये बात कर ली, इसकी अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी ने की थी, उसमें फैक्ट दिया हुआ है। रुचिरा कंबोज स्थायी प्रतिनिधि है भारत की तरफ से यूएनओ में। कौन है? रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुचिरा कंबोज, क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। परमेश्वर अय्यर क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। परमेश्वर अय्यर क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। कहां पे है? आपके यूएनओ के अंदर है। IMF में डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है। IMF में कौन है? डॉक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। कहां पे है? IMF में है। कहां पे है? IMF में है। कहां पे है? IMF में। IMF में कौन है? डॉक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। तो परमेश्वर अय्यर और रुचिरा कंबोज, परमेश्वर अय्यर और रुचिरा कंबोज, ये तो है यूएनओ में। कहां पे है? यूएनओ में। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है परमेश्वर अय्यर, कहां पे? यूएनओ में। कहां पे? यूएनओ में। और रुचिरा कंबोज क्या है? स्थायी प्रतिनिधि है। कहां पे है? यूएनओ में। और डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम IMF में है। कहां पे है? IMF में। आप उस मूमल वाली मैगजीन है, उसमें ये एक जगह दिए हुए, आप देख लेना। इसी तरह देखिए कि विमल एन पटेल अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में चुने गए। विमल एन पटेल अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में चुने गए। और जो इंटरनेशनल खगोलीय संघ है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, उसमें दोरजी आंगचुक चुने गए। ये 5 या 6 नाम है, आप बार बार सुनिए इनको। दोरजी आंगचुक, दोरजी आंगचुक है ना, वो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंदर चुने गए हैं। ठीक है। विमल एन पटेल है, वो अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में चुने गए हैं। परवीन सिन्हा है, वो एशिया के प्रतिनिधि बने। कहां पे बने? इंटरपोल में बने। कहां पे बने? इंटरपोल में। भारत के प्रतिनिधि ना होके एशिया के भी प्रतिनिधि है। परवीन जी सिन्हा इंटरपोल में। परवीन जी सिन्हा, परवीन जी सिन्हा, परवीन जी सिन्हा। रुचिरा कंबोज भारत के स्थायी प्रतिनिधि है यूएनओ के अंदर। परमेश्वर अय्यर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूएनओ के अंदर। डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम IMF में है। विमल एन पटेल है, वो अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में। और खगोलीय संघ में है आंगचुक, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कौन है? दोरजी आंगचुक। और परवीन सिन्हा कहां पे है? इंटरपोल में एशिया की प्रतिनिधि है। कहां पे है? एशिया की प्रतिनिधि। तो दोबारा बताओ, विमल एन पटेल अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में है, दोरजी आंगचुक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंदर है, परवीन सिन्हा एशिया के प्रतिनिधि है इंटरपोल के अंदर, और रुचिरा कंबोज क्या है? भारत की स्थायी प्रतिनिधि है यूएनओ के अंदर। ठीक है। परमेश्वर अय्यर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, वो IMF में। कहां पे है? IMF में। कहां पे है? IMF में। SCO के बारे में बता दिया। 9वां सदस्य कौन सा है? ईरान है। 8 सदस्य पहले से थे। ठीक है। उसके बाद में ये 9वां सदस्य आ गया है ईरान। ईरान और किस में शामिल हुआ है? ईरान ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है। और ईरान ब्रिक्स में शामिल हुआ है, पता है ना। मिस्र किस में शामिल हुआ है? ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है। और ब्रिक्स के बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी क्या हुआ है? शामिल हुआ है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इसकी क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां पे भाग लिया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसके लिए होती है? साइट्स के लिए भी 19वां। साइट्स क्या है? साइट्स क्या? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति के लिए भी है ये, और जंतुओं के लिए भी है। ठीक है। आगे चलते हैं। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। भारत आए मिशन लाइफ। मिशन लाइफ क्या है?
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत द्वारा शुरू किया हुआ जन आंदोलन है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मिशन लाइफ, क्या है मिशन लाइफ? पर्यावरण के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया जन आंदोलन है। क्या है? जन आंदोलन है। क्या है? जन आंदोलन है। क्या है? जन आंदोलन। किसका? भारत का। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन है, मिशन लाइफ। इसका लोगो जारी किया, गुजरात में आए थे तब एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, एशियाई मूल के हैं और 57 में प्रधानमंत्री बने, लिज ट्रस की स्थान ले लिया, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऋषि सुनक जरूर याद रखना। ये यूरोप के 4 देश है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। जर्मनी के ओल्फ सोल्ज है और आपके ओल्फ सोल्ज जर्मनी के हो गए, ब्रिटेन के ऋषि सुनक हो गए, फ्रांस के एमनुएल मैक्रों हो गए और इटली की वो क्या नाम आता है उसका, अभी देखेंगे, एक महिला है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की है और वो मैत्री पाइपलाइन चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नुवालीगढ़ रिफाइनरी से आएगा और भारत में 6 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाएगी, ठीक है। मैत्री छात्रवृत्ति किस किस के बीच में शुरू हुई है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मैत्री ऑडिटोरियम भारत और श्रीलंका के बीच में। आरोग्य मैत्री, जो भारत ने ग्लोबल साउथ सम्मेलन लिया था उसमें आरोग्य मैत्री शुरू की थी कि विकासशील देशों में चिकित्सीय सहायता हम पहुंचाएंगे, उसको आरोग्य मैत्री है। तो मैंने मैत्री के ऊपर 4 चीजें बताई थी। मैत्री छात्रवृत्ति भारत और ऑस्ट्रेलिया, मैत्री ऊर्जा पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश, मैत्री ऑडिटोरियम भारत और श्रीलंका और आरोग्य मैत्री है दवाई पहुंचाना विकासशील देशों में भारत के द्वारा। होम्योपैथी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था दुबई में। आगे चलते हैं। 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग भारत 4 देशों के साथ करता है। भारत खुद हो गया एक तो, और 3 क्वाड वाले हो गए, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। 4 देश तो ये हो गए और 5वां देश कौन सा हो गया? रूस। तो 5 देश हो गए। तो भारत कितने देशों से बात करेगा? 4 देशों से। कौन कौन से? जापान से बात करेगा, यूएसए से बात करेगा, ऑस्ट्रेलिया से बात करेगा और रूस से बात करेगा। 2+2 विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक भारत में 3 जगह, बंबई, दिल्ली और गुजरात के अंदर, उन पे रिपोर्ट आई हुई है। ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया, आप सारे दिन पढ़ते रहते हो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वो जिसमें ग्रे लिस्ट से किसको बाहर कर दिया था? पाकिस्तान को बाहर कर दिया, रूस को क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। 1989 में G7 के द्वारा स्थापित किया गया था। पहले ये G8 था, बाद में रूस को इससे क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, आतंकवादी विस्फोटन को रोकता है और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में G7 द्वारा स्थापित हुआ था। जनरल मोहन सुब्रमण्यम हमने पढ़ लिया था। सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कमांडर नियुक्त हुए, ठीक है। सूडान के अभय क्षेत्र में नियुक्त हुआ है। सूडान से भारत के लोगों को बाहर निकाला, उसको ऑपरेशन कावेरी कहा गया था। I2U2 बहुत इंपॉर्टेंट है। I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ठीक है, ये 4 देश शामिल है। प्रथम संस्करण इसका था 14 जुलाई 2022 को, ठीक है। I2U2 और ओक्स क्या था? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का संगठन है और इसमें यूएसए क्या उपलब्ध कराएगा? परमाणु पनडुब्बी उपलब्ध कराएगा। गेबोन और टोगो है वो नए शामिल होने वाले देश है। तो राष्ट्रमंडल में टोटल कितने देश हो गए? 56 हो गए। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, मिताली बंधन एक्सप्रेस। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पे है? ये दुबई के अंदर है। कहाँ पे है? दुबई के अंदर है, ठीक है। दुनिया की बहुत सुंदर इमारत है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में बनी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में क्या है? शामिल है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा जो जगह है वहाँ पे इसका क्या है? मुख्यालय। याद ये रखना कि कहीं ये गलती मत कर देना कि इसकी स्थापना 1945-50 के पास हुई थी, नहीं, इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नूनस्तारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ ले जा रहा है? नूनस्तारा ले जा रहा है। किस लिए ले जा रहा है? क्योंकि उनको ये शक है 2050 तक जकार्ता है वो ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के स्तर बढ़ने के कारण समुद्र में डूब जाएगी। नूनस्तारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओलिवर गोरिचस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने। गीता गोपीनाथ का इन्होंने स्थान लिया। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल भेजी है और फिलीपींस का अमेरिका के साथ समझौता हुआ है जो वो अपने अड्डों को सैन्य अड्डों के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है, क्योंकि ये सारा मामला क्या पे चल रहा है? इंडो पैसिफिक में, और चाइना के खिलाफ ये सब गुट बन रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
गोल्डन गेटवे परियोजना मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दी थी, यूरोपियन यूनियन ने बनाई है। किसके लिए बनाई है कि चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड योजना है ना, उसके अगेंस्ट में बनाई है, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड के लिए बनाई है। क्या बनाई है? गोल्डन गेटवे बनाई है। एक योजना और थी, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये योजना है G7 की। किसकी है? G7 की। ये भी किसके लिए है? वन बेल्ट वन रोड के लिए, ठीक है। और फिर मैंने एक और बताई थी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 2000 में भारत, रूस और ईरान ने शुरू किया था। 7200 किलोमीटर के लिए शुरू किया था और अभी भी ये चल रहा है। मल्टी मोड है, रेलवे भी होगी, सड़क भी होगी और समुद्र भी होगा, ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मुंबई तक है। मैंने मैप के द्वारा स्लाइड में अच्छी तरीके से आपको बना के दे दिया, देख लेना। मूरा, दुर्बा, डेन्यूब, 3 नदियों के ऊपर बायोस्फीयर रिजर्व है। 5 देश इसके अंदर शामिल है। 5 देश इसमें क्या है? शामिल है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ठीक है। आप उसको चेक कर लेना, 5 देश शामिल है। याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को ने इसको अभी घोषित किया है। 3 नदियां, मूरा, दुर्बा और डेन्यूब। अनिल मेनन की अभी भी मैंने बात कर ली थी, नासा द्वारा भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए, ठीक है। याद रखना, अनिल मेनन, अजय बंगा और एसी चारनिया। एसी चारनिया क्या थे? एसी चारनिया किस लिए थे? चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त हुए नासा के अंदर। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के थे। अनिल मेनन नए वो अंतरिक्ष यात्री, भविष्य के अंतरिक्ष यात्री नासा के लिए। थॉमस बोक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बने गए हैं, ठीक है। नंगोजी ओंकोजी इविला नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री थी और अभी महिला महानिदेशक बनी है WTO के अंदर। शाहबाज शरीफ अब हट गए हैं क्योंकि अब नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गया। रिचप तैयब एर्दोगान के बारे में हमने सबसे पहले ही बात कर ली थी। तुर्की के रानिल विक्रम सिंह अभी भारत के दौरे पे आए थे। शेख मोहम्मद बिन जायद उल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं, जहाँ पे मोदी जी 5 बार जाके आ गए। और ये UAE हमारे साथ I2U2 में क्या हुआ है? शामिल हुआ। I2U2 इंडिया, इजराइल, USA, UAE। एमुअल मैक्रो फ्रांस के, ठीक है, जर्मनी के राष्ट्रपति है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है। यहाँ की संसद नेसेट है और नेसेट ने यहाँ पे एक बिल पारित किया था न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए, तो वहाँ की जनता है वो सड़कों पे आ गई थी। तो याद रखना, किस देश में न्यायिक सुधारों के विरोध में जनता सड़कों पे आई थी? इजराइल के अंदर। और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है, ठीक है। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के राष्ट्रपति। बिन अब्दुल रहमान कतर के प्रधानमंत्री, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद साबुद्दीन बांग्लादेश के। फतेह अल सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे रिपब्लिक डे पे आए थे और मोदी जी अभी मिस्र जाके आए थे और मिस्र वो दौरा मैंने बता दिया, वहाँ पे गए थे और एक मस्जिद में, अल हकीमी मस्जिद में जाके आए थे। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। जेंडर गैप रिपोर्ट भी जारी करता है, फ्यूचर जॉब रिपोर्ट भी जारी करता है, पॉजिटिव इफेक्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी करता है। आज ही मैंने ये आपको बताए हैं, तो याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप भी जारी करता है, रिस्क रिपोर्ट भी जारी करता है, फ्यूचर जॉब रिपोर्ट भी जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट भी जारी करता है। एनर्जी पे 2 बताइए मैंने। एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करती है, ठीक है। याद रखेगा इस बात को। और ये क्या है? जिनेवा में इसका मुख्यालय, दावोस में अक्सर इसके सम्मेलन होते रहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये क्या हुई है? जारी हुई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप, फिर है ग्लोबल ये आपकी रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। फिर ये एनर्जी ट्रांजिशन वाली और फ्यूचर जॉब रिपोर्ट। जब आप देखोगे ना, ऐसे लिखोगे मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो फ्यूचर जॉब रिपोर्ट ये सब लिखी हुई आएंगी, ठीक है। हम तो उन्हीं रिपोर्ट को ले रहे हैं जो हाल फिलहाल अखबार में, मीडिया में चर्चा में चल रही है, ठीक है। और ये ज्यादा चलती है ग्लोबल जेंडर गैप है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ओके, आगे चलते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मैंने बता दिया, प्रतिस्पर्धा सारे बता दिए। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट भी ये जारी करता है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत में हुआ था और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये आरोग्य मैत्री मैंने बता दी कि जब भी प्राकृतिक आपदा आएगी विकासशील देशों में भारत मेडिकल सहायता वहां पे पहुंचाएगा, ठीक है। उद्देश्य के लिए एकता, और ऐसा कुछ इसका नारा था, आवेश की एकता, आवाज की एकता और उद्देश्य के लिए एकता, ठीक है। भारत में हुआ था ग्लोबल साउथ। लश्कर तोयबा के उप प्रमुख है अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया है। सबरागुआ विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी पढ़ाई जाएगी और पंजाबी पढ़ाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। पंजाबी कहाँ पढ़ाई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जाएगी।
अब देखो दो रिपोर्ट और जारी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये जारी करता है यूएस से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ग्लोबल एक पॉलिसी जारी करता है, ग्लोबल पॉलिसी नाम से, ठीक है। अभी मैंने नोट किए, आज सारी इंडेक्स और रिपोर्ट मैंने एक जगह ही बनाई थी, तब लिखा था ग्लोबल पॉलिसी सेंटर, इसका होता है ग्लोबल पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल पॉलिसी सेंटर है ना यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो इसको जारी करता है। इसी तरीके से एक संगठन होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि सर कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो याद ये रखना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक साइड ही आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक साइड ही आएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है, इसका मतलब विपो जारी नहीं करता है, क्योंकि विपो में क्या आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक साइड ही आएगा, या तो संगठन में आएगा या रिपोर्ट या इंडेक्स में आएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो यहाँ पे बौद्धिक संपदा आ गया, तो मतलब यहाँ पे विपो वाला नहीं आएगा। कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ग्लोबल पॉलिसी सेंटर है वो इसको जारी करता है। विपो क्या जारी करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। क्या जारी करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। एक बार लास्ट में हम सारी रिपोर्ट और इंडेक्स एक बार वापिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोबारा बताओ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल पॉलिसी सेंटर इसको जारी करता है, और विपो जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इजराइल की न्यायिक सुधार योजना का विरोध हुआ था, मैंने बता दिया। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में 23 देश शामिल है, फ्रांस भी उसमें क्या है, शामिल है, ठीक है, मैंने बता दिया था ये सारा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, मोदी जी G20 की अध्यक्षता में इसको बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहते हैं ताकि आगे जाके बहुत अच्छा इनसे काम हो। मैंने कहा था जैव ईंधन गठबंधन के ऊपर आप याद रखना, जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे 4 जनरेशन के अंदर कौन कौन सा जैव ईंधन है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट के अंदर जो खाद्य पदार्थ है उनसे बनता है, दूसरे से गैर खाद्य से बनता है, ऐसे करके ये 4 पीढ़ियां बनी हुई है, आप देख लेना। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ठीक है, G20 की अध्यक्षता में बढ़ रहा है। G20 कामयाब रहा है या नाकामयाब रहा है, BBC हिंदी पे आप एक जबरदस्त अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, थोड़ा पढ़ लेना आप। फिलीपींस अमेरिकी समझौता है, मैंने अभी बताया था, फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस बेची है और अमेरिकी सैन्य अड्डों को इस्तेमाल के लिए फिलीपींस ने क्या दे दी है, इजाजत दे दी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला था कि 2025 तक दुनिया की आधी बिजली कौन खर्च करेगा, एशिया करेगा। और एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, मैंने ये बता दी थी पहले भी, इसी क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी, फिर बीच में बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूं। आउटलुक के ऊपर 3 रिपोर्ट आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनेप जारी करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनेप जारी करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनिप जारी करता है। और एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करती है। भारत और सेशल के बीच में समुद्री समझौता हुआ है, ठीक है। सेशल्स क्या है, हिंद महासागर में है, ये मेडागास्कर, मोजाम्बिक, इनके पास में कोई चीज है, ये कोई द्वीप है छोटा सा। ICT पहल मैंने बताया था, मोदी जी अमेरिका गए थे और अभी जो बाइडन भारत में आने वाले हैं, और MQ-9B रिपर जो प्रीडेटर ड्रोन है उसके ऊपर समझौता होने वाला है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भारत और अमेरिका के बीच में ये शुरू हो चुका है, ठीक है। हाल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात का है, इनके बीच में समझौता हुआ है कि हम ऐसे क्षेत्र खोजे जहाँ पे हम मिलके काम है कर सकते हैं, ठीक है। कि हो सकता है हम पार्ट्स लगा दें, आप ऐप लगा दो, कोई सॉफ्टवेयर का काम कर दो, या आप कोई अच्छा इंजन लगा दो, या आप कोई अच्छे पंखे लगा दो, कुछ भी लगा दो, हम ऐसी जगह ढूंढेंगे और मिलके आपस में क्या करेंगे, काम करें। और किसके बीच में समझौता हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अबू धाबी में एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का पहला सेंटर खोला गया है। मैंने बताया था ना, एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, चीन का है। सबसे पहले बड़ा पार्टनर कौन है, चीन है, और दूसरा बड़ा पार्टनर कौन है, भारत है, ठीक है। आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, याद रखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। गैब्रियल, न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, यहाँ पे तूफान आया था। स्पेन मासिक धर्मावकाश प्रदान करने वाला
कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है। सिएटल, जिसने जातीय आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित किया है। जॉर्जिया, जिसने हिंदू फोबिया के खिलाफ कानून पारित किया। ये 3 चीजें आप याद रखना, मैंने बहुत बार बता दी। स्पेन मासिक धर्म का अवकाश प्रदान करता है। सिएटल क्या करता है, जातीय आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करता है। और जॉर्जिया क्या है, हिंदू फोबिया के खिलाफ कानून पारित करता है। ठीक है। सऊदी अरब भविष्य के शहर बना रहा है नियोम और न्यू मुरब्बा, नियोम और न्यू मुरब्बा, नियोम और न्यू मुरब्बा। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम वाला, ये वांगचुंग देख लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये था, ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुद्रा बिलों से ब्रिटिश सम्राट को हटा दिया। ठीक है। और 75वीं वर्षगांठ पर 50 बसें बेची है श्रीलंका को। श्रीलंका के साथ मैत्री ऑडिटोरियम बना रहे तिरुंकोमाली में। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस जारी किया है और खुद ही जारी कर दिया और खुद बोल दिया कि अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अच्छा मुफीद जो मुल्क है वो क्या है, भारत है। ठीक है। क्या है, भारत है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। डेमोक्रेसी रिपोर्ट वीडैम जारी करता है। ठीक है। वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, भारत को एक जगह रिपोर्ट रैंक मिली है 57वीं और एक मिली है 108वीं, याद रखना। और टॉप पे कौन रहा है, डेनमार्क रहा है। टॉप पे कौन रहा है, डेनमार्क। मैंने कहा था डी से डेमोक्रेसी, डी से डेनमार्क। ठीक है, याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 97वें नंबर पर है। और इलेक्टोरल, मैंने कहा था इसको थोड़ा आप सही कर लेना, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें नंबर पर है। वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी जारी करता है, बहुत आसान है। वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे भी डी आई है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट, यहाँ पे भी डी आई है। फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है, यहाँ पे भी डी आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओकस मैंने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में बना हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन में सामूहिक सुरक्षा है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा चलाने वाली पनडुब्बियां प्रदान करेंगे, मैंने बता दिया आपको। उच्च समुद्र संधि हुई है 2030 तक 30% समुद्र को क्या करेंगे हम, संरक्षित क्षेत्र बना देंगे। यूएनओ में हुआ था मैकमोहन रेखा, आप जानते हो। बुरुंडी में 30 वर्ष बाद पोलियो का केस मिल गया। ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, साहब 10 मिनट में करो एक बार क्लास में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, याद रखना। अब देखो वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये अब की बार प्रवासी शरणार्थियों समाज से संबंधित थी और मैचमेटिव फ्रेमवर्क बना था। क्या था कि आदमी की स्किल कहाँ पे मैच हो रही है और उसका मोटिव क्या है, उसके ऊपर बना था। शरणार्थियों प्रवासियों को 4 भागों में बांटा था। तो आप 3 चीजें याद रखोगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब की बार किस पे हुई, प्रवासी शरणार्थियों समाज से संबंधित हुई। और तीसरी बात, क्या नाम था इसका, मैच मोटिव फ्रेमवर्क था। वह इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आती थी, वो बंद होगी। ऐसे तो बहुत सारी करता है, लेकिन हम 2 याद रखेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। एक होती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये इन्वेस्टमेंट जारी करता है अंकटाड। कौन जारी करता है, अंकटाड, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड जारी करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक बाई वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाई अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड जारी कौन करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और वर्ल्ड बैंक की दूसरी रिपोर्ट कौन सी है, दूसरी रिपोर्ट है आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक है। आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, एक तो मैं बार बार चिक चिक के बता रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है,
आईएमएफ जारी करता है। कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, इसकी मैं आपको पीपीटी या पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और वैसे भी आपको यार ये साथ साथ नोट कर लेनी चाहिए। तो देखो आईएमएफ करता क्या है? आईएमएफ देखता है दुनिया में यूं बैठ के दूर से, कहा भाई साहब घाटे में कौन चल रहा है, घाटे में कौन चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसकी बिगड़ गई है। तो इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। ये याद जरूर रखना। तो इन्वेस्टमेंट कौन जारी करता है? पहले याद कर लो कि इन्वेस्टमेंट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। इन्वेस्टमेंट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। बाकी बची वर्ल्ड बैंक की दो। वर्ल्ड बैंक विकास करता है तो वर्ल्ड डेवलपमेंट हो गया, और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ठीक है, दुनिया में आगे विकास कैसे होगा? इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। और दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, और कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक आउटलुक कैसे चल रहा है, कौन घाटे में डूबने वाला है, आईएमएफ जारी करता है। इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ जारी करता है। इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ जारी करता है। और कौन सी जारी करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। याद होगी? दोबारा सुन लो 5 रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ, वर्ल्ड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक कौन सी जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी जारी करता है। ठीक है। और 5वीं रिपोर्ट है अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, कौन जारी करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड जारी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। G20 की 100वीं बैठक हो रही है भारत के अंदर। G20 पे बहुत बता दिया। एक चीज याद रखना, G20 की एक मीटिंग, G20 की मीटिंग से पहले भारत में बहुत सारी मीटिंग हुई थी, उस पर एक मीटिंग हुई थी Y20 ले के अंदर हुई थी युवाओं के लिए। ठीक है। और एक मीटिंग महर्षि पहल थी, जो किसके लिए थी? बाजरे के लिए थी। किसके लिए थी? बाजरे के लिए। और इंटरनेशनल मिलेट ईयर है 2023, मैंने ये बहुत बार बता दिया है, ये नीचे लिखा हुआ भी है, और ये महर्षि पहल भी लिखी हुई है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। स्प्रिंग मीटिंग वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की है, निर्मला जी सीतारमन ने भाग लिया था। ठीक है। एमएफ हाइड्रा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड है, हाइड्रोजन के द्वारा संचालित नौका है। ठीक है, हाइड्रोजन के द्वारा संचालित ट्रेन पढ़ ली, चीन में थी, भारत में आ रही है सोनीपत जिंद ट्रैक पर 2023 के लास्ट तक। डॉक्टर जयशंकर लैटिन दौरे पर गए थे, ये 3 संगठन आप पढ़ लेना, काउंसिल ऑन फॉरेन एंड कम्युनिकेशन रिलेशन, और कैरेबियन कम्युनिटी, और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम। Y20 अभी भी बात की थी, ले में थी, युवाओं को भविष्य के नेताओं के रूप में कार्य करने के लिए। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च। ये जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड के साथ मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। क्या करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत चर्चा में रहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंसर्न मतलब चिंता रहती है इसको, भाई साहब भूख कौन बन रहा है, कंसर्न रहती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया की चिंता रहती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड क्या जारी करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बुज्जी विरुद्ध मुजाबिंग पे था, एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। जयगांव के पास भारत और भूटान के बीच में एक चेक पोस्ट बन रही है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अबू धाबी में पहला विदेशी कार्यालय खोल दिया है, बहुत बार बता दिया मैंने। R21 मैट्रिक्स उस दक्षता वाला मलेरिया टीका है, गाना ने इसको क्या दे दिया? अनुमति दे दी है। हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करने वाला पहला ये एक प्रस्ताव पारित किया यूएसए ने। ठीक है। सिएटल कौन सा देश है जो जातिवाद के खिलाफ है? स्पेन वो है जिसने महिलाओं को मासिक धर्म पे छुट्टी प्रदान की और इसके लिए कानून बनाया। ठीक है। फिपिक फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, 2014 में बना था। 3री समिट में मोदी जी गए थे, बोले भाई साहब आपको हार्ट का इलाज भी करके देंगे, और ये आपका डायलिसिस यूनिट भी लगाएंगे, और कुछ सोलर वोलर भी लगा देंगे, और सागर अमृत स्कॉलरशिप चलाएंगे। क्या चलाएंगे? सागर अमृत स्कॉलरशिप। सागर अमृत स्कॉलरशिप इन देशों के बीच में चलेगी, और मैत्री चलेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है। ठीक है। और यहाँ के 2 देशों ने मोदी जी को बहुत उनका सर्वोच्च सम्मान भी दिया था। ठीक है। पपुआ न्यू गिनी ने भी दिया था, और फिजी ने भी दिया था। हैरिस पार्क को नाम बदल के लिटिल इंडिया बोल दिया था, क्योंकि इस पार्क में भारत वाले आके गप्पे मारते हैं, इसलिए इनका नाम लिटिल इंडिया रख दिया। ठीक है। G7 देश में 7 देश शामिल है।
पहले दो देश तो उत्तरी अमेरिका वाले हैं, कौन कौन से हैं, सुनो फटाफट, कौन कौन से, यूएसए और कनाडा। चार यूरोप वाले हो गए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, और एक हो गया आपका जापान। ठीक है, ये G7 हो गए। G20 में 20 देश कौन कौन से शामिल है, दोबारा सुन लो फटाफट। 3 देश उत्तरी अमेरिका वाले, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। 2 हो गए दक्षिण अमेरिका वाले, कौन कौन से, ब्राजील और अर्जेंटीना। 5 हो गए। छठा हो गया अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में एक ही देश है। 6 देश हो गए शामिल। फिर वापिस आ जाओ यूरोप में, यूरोप में 4 देश शामिल है, कौन कौन से, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी और इटली। 10 देश शामिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया 11वां हो गया। अब देखो एशिया में लग जाओ लाइन से, रूस, भारत और चीन, 3 देश तो ये हो गए। ठीक है, सऊदी अरब हो गया। ठीक है, और सऊदी अरब के बाद मलेशिया हो गया, और उसके बाद में आपका जापान हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया। ठीक है, ऐसे करके सारे देश मिला लेना और एक साथ में हो जाएगा यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। याद रखना G20 में कौन कौन से देश है शामिल है, एक तुर्की भी शामिल होता है। ठीक है, जो यूरोप और एशिया के बीच में आता है। G7 हुआ, मोदी जी वहां पे गए हुए थे हिरोशिमा में, साथ में वहां पे फिपिक भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, और साथ में ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज से भी मिलके आए थे। क्वाड के तीसरे शिखर सम्मेलन में गए थे। क्वाड के तीनों देशों के साथ भारत 2+2 करता है, उसके साथ भारत रूस के साथ भी 2+2 करता है। ईरान के साथ समझौता हुआ, मैंने बता दिया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईरान के शहर रस्त और अजरबैजान में अस्तारा के बीच में ये अस्तारा। ठीक है, और मैंने सारे बता दिए। गोल्डन गेटवे यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, रूस और ईरान के बीच में हुआ है, और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये G7 ने शुरू किया है। और एक और बताया था मैंने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद कर लेना, एशियन अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भारत और जापान मिलकर शुरू कर रहे हैं। किसके खिलाफ शुरू कर रहे हैं, चीन के 1 बेल्ट और 1 रोड के खिलाफ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये आज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, ये खास इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजें आप याद रखना कि मूमल के अंदर जो आपका यूएनओ का पार्ट दिया हुआ है उसको आप जरूर याद कर लेना, उसमें 6 या 7 इंपॉर्टेंट आदमी दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे परमेश्वर अय्यर है, रुचिरा कंबोज है, और एक आंगचुंग है, और एक विमल एन पटेल है। विमल एन पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में गए थे, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंदर आंगचुक गए थे। रुचिरा कंबोज स्थायी प्रतिनिधि है। परमेश्वर अय्यर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एक वो सुब्रमण्यम है जो IMF के अंदर है। ठीक है, वो 5 या 6 नाम बहुत इंपॉर्टेंट, आप उनको जरूर याद रख लेना। सारी रिपोर्ट मैंने एक साथ बताई थी। पहले हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। मैंने बताया था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बताई थी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बताया था आपको, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताई थी। ठीक है, IMF की 2 बताई थी मैंने, एक तो बताई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बताई थी, एक ग्लोबल फाइनेंशियल बताई थी। वर्ल्ड बैंक की 2 बताई थी, एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट बताई थी, और एक बताई थी इकोनॉमिक आपकी प्रोस्पेक्टस बताई थी। ठीक है, और अंकटाड की बताई थी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यूनेप की मैंने बताई थी ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, और WWF की मैंने बताई थी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ठीक है, बताई थी ना, याद आ रहा है। अंकटाड हो गया, यूनेप हो गया, UNDP हो गया, ये आपकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। फिर उसके बाद मैंने बताई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या तो इंडेक्स में आएगा या संगठन में आएगा। जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल पॉलिसी सेंटर जारी करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मैंने आपको बताया था एनर्जी आउटलुक जारी करती है, और इसने ये बताया है कि दुनिया की जो आधी लाइट की खपत कौन करेगा, एशिया करेगा। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दिया हुआ है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल UN की ये संस्था है, कौन सी है, UN की ये संस्था, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वर्ल्ड हैप्पीनेस जारी करता है। इसके साथ साथ ये जारी करता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है। ठीक है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, वो हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। इसके 6 वो मानक है, स्टैंडर्ड है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पेपर में पक्का आएगा क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। तो याद रखना यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक रिपोर्ट तो जारी करता है हैप्पीनेस रिपोर्ट, और एक जारी करता है आपकी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मैंने बता दिया, जर्मन वॉच वाला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बता दिया, ये जो आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, मतलब कंसर्न रहता है दुनिया भर का इसको कि लोग भूख कौन कौन मर रहे हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको पता है, ये सब बता दिया, लिविंग प्लेनेट बता दिया, इसकी मैं PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद एक बचता है आपका
ये जो युद्ध अभ्यास हुए हैं, तो जब नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे ना तब याद कर लेंगे। अब आप काम ये करना कि जब भी आप पढ़ो 10-12 देश के नाम लिख लो। जैसे यूएसए का जो बाइडन याद रहता है, ब्रिटेन का ऋषि सुनक याद रहता है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा, जापान के फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज, ओल्फ सोल जर्मनी के हो गए, ठीक है। और आपके इटली के वो एक लेडीज़ है जिसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, आप देख लेना, ठीक है। ऐसे सारे टेबल बना के लगभग, क्योंकि सारे याद नहीं रहते लेकिन नज़रों में रहते हैं ना, तो टिक करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। अब सिरिल रामाफोसा अफ्रीका के, मेरे को ये पक्का याद हो गया, लेकिन वो इटली वाला याद नहीं हो रहा, बाकी सारे याद हो रहे हैं। फ्रांस वाला याद हो जाता है, मैक्रो है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहते हैं, लेकिन इटली वाला कम चर्चा में रहता है। तो ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। हाँ, स्पेशल याद रखना, यूएनओ के वो 5 या 6 आदमी हैं जो मैंने आपको आज बताए थे, जो कि मूमल की टेबल के अंदर दिए हुए, उनको ढंग से पढ़ लेना। करंट अफेयर के लिए आप, इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए 2 बुक्स पीसेंट है, एक ही बहुत है। चाहो तो मूमल लिया, उसको बार बार पढ़ लो और वीडियो देख लो, आपका काम चल जाएगा। उससे बाहर आ जाएगा तो किसी से नहीं होगा। और दूसरी नाथ पब्लिकेशन की आई हुई है, वो भी देख लेना, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे आपका मॉडर्न इंडिया, और उसके पैरेलल आपका नेशनल करंट अफेयर चलता जाएगा। और 15 तारीख के आसपास हम राजस्थान करंट अफेयर सारी जारी करेंगे, सरकार की योजनाएं और आपका इकोनॉमिक सर्वे, ऐसा कुछ करके करते जाएंगे। 20 तारीख तक वो कर देंगे, उसके बाद ये सारा वापस रिविजन स्टार्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर की एक क्लास और लूँगा मैं, जो 3 या 3.5 घंटे की होगी, जिसमें ये सारा एक साथ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास मोटा मोटी पुराना रिवीजन था। 3 क्लासें आपकी अगर पहले की देखी हुई है तो आज वाली क्लास आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैंने सारे रिपोर्ट और इंडेक्स आपको बता दिए हैं, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी आप साथ में पढ़ते हुए अगर नोट कर लेते हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, एहतराम। मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे मॉडर्न इंडिया की क्लास के साथ। लंबी क्लास लूँगा, तो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार होकर आइए। थैंक यू।